गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, और हमने इतना पढ़ लिया था कि हमने कहा था भाई कि हमें वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, हम उसे अप्लाई कर पाएंगे फिजिक्स में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको अप्लाई कर पाएंगे। आज बेटा पहली बार हम उसको अप्लाई करने की बात करते हैं, और फिर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे हम लगभग बहुत सारे क्लासेस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस को अप्लाई करेंगे। आज बेटा उसको एप्लीकेशन सीखेंगे हम इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं। कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम आज वहाँ सीखते हैं कि हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अभी का जो क्लास है बेटा वो फोकस्ड है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन टू द मोशन बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेटा। और फिर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे बेटा आप देखोगे कैलकुलस फिजिक्स का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, उसके बिना बहुत कुछ फिजिक्स सीखी नहीं जा सकती बेटा। आसान बहुत है, इसी चीज़ को बार बार देखते रहेंगे, चीज़ें बेटा क्लियर होती रहेंगी। एप्लीकेशन सीखने से पहले बेटा एक बार हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, डिफरेंशिएशन में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उनका एक एक फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। मैंने बताया आपको था कि पावर को सामने लाते हैं और पावर में क्या करते हैं? माइनस 1 करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन बच्चों ने बेटा इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा, उनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में, वो बेटा पहले लेक्चर देखें तब इसको आगे देखें, क्योंकि जब तक इससे पिछला बेटा वीडियो नहीं देखेंगे ये एप्लीकेशन वाली बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपको क्लियर नहीं है डिफरेंशिएशन दो, इंटीग्रेशन दो बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x बेटा कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1। मैंने कहा आपसे ऐसे याद रखो, पावर को सामने लाते हैं और पावर माइनस 1 करते हैं। और इसका स्पेशल केस हमने कहा याद रखो, बहुत बेटा यूज होगा। अगर n ये 1 है मतलब ये x बचेगा, तो dx बाई dx बेटा कितना हो जाएगा? 1। ये हमें याद रखना है कि dx बाई dx बेटा कितना होता है? 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले आगे हैं। तो ये फॉर्मूला और इसकी मदद से बेटा ये हमें याद रखना है डिफरेंशिएशन। जब हम इंटीग्रेशन की बात करें तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें कैसे याद रखेंगे कि पावर n है, पावर में 1 करोगे प्लस, और फिर नीचे उसी पावर को लिख दोगे n प्लस 1 को। और मैंने बताया था बेटा आपको पिछले क्लास में, अगर ये x स्क्वायर n नहीं है, यहां सिर्फ dx है, तो इंटीग्रल dx बेटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। पिछले क्लास में इसको भी अच्छे से डिस्कस बेटा किया था कि इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर n और dx, इन तीनों को मिला के वैल्यू सर ये वाली आती है। मतलब ये कहीं गलती से मत सोच लिए कि सर यह इंटीग्रल dx x लिखा है तो फिर यहां पे कुछ और वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल। ये इंटीग्रेशन में तीन चीजें होती हैं, ये सिंबल, ये पैरामीटर, ये वेरिएबल, ये फंक्शन x स्क्वायर n dx, तीन चीजें हो गई बेटा। इनकम्प्लीट की वैल्यू ये वाली होती बेटा। तो यहां आप कहोगे सर यहां तो दो ही चीजें हैं, इंटीग्रेशन सिंबल है, dx है, तीसरा तो है ही नहीं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि ये ऐसे लिखते हैं x की पावर 0 dx, समथिंग पावर 0 कितना होता है? 1। तो देखो बेटा यही चीज तो आ गई यहां पे, और जब यही लगाओगे फॉर्मूला तो n यहां 0 है, तो 0 प्लस 1 दैट इज x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो वो x ही बचेगा सर। तो ये बेसिकली ध्यान रखना आपको, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन में तीन चीजों की वैल्यू सर ये होती है सर हमेशा। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का सर, और ये सर इसके सारे याद रखना है, और डिफरेंशिएशन का बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके सारे ये याद रखना बेटा है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इसी पे होंगे हमारे साथ, ठीक है। तो हमने एक बार रिवाइज कर लिया हल्का से कि डिफरेंशिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, और इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा क्या है, हमने इसको रिवाइज कर लिया बेटा। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन को सीखने पे, चले। देखिए अभी इसकी मदद से बेटा जो हमने कैलकुलस पिछले क्लास में सीखा, इसकी मदद से हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव करने वाले हैं। और फोर्थ और एक बेटा हमने जब मोशन स्टार्ट किया था तो हमने बेटा फोर्थ इक्वेशन एक और हमने ड्राइव की थी,
एस एन वाली, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, अगर आपको याद हो तो वो भी बेटा हम ड्राइव करेंगे कैलकुलस की मदद से। आइए देखते हैं बेटा, पहले हम ड्राइव करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा याद होगी, क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए इसको कैलकुलस की हेल्प से बेटा ड्राइव करते हैं। देखिए डेफिनेशन कहती है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv, d फॉर स्मॉल, v फॉर वेलोसिटी, d फॉर वेरी स्मॉल चेंज एंड v फॉर वेलोसिटी। तो dv मतलब क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे dt का मतलब बेटा क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कह लो या चेंज इन टाइम कह लो, उसको बेटा हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो डिफिनेशन के टाइप से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर रेट वर्ड बोला और कुछ नहीं बोला बस, तो इसका मतलब वो टाइम के साथ है। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास से, 11th में पढ़ा बेटा हमने, मैंने पढ़ाया आपको 1-2 क्लास पहले। तो एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, डिफिनेशन है। अब इस डिफिनेशन से बेटा हम ड्राइव करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dt को बेटा, तो यहां क्या बचेगा? ADT, और यहां बेटा क्या बचेगा? dv। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा? और बच्चों को कभी कभी ये भी डाउट आता है, सर इंटीग्रेशन कब करें, डिफरेंशिएशन कब करें बेटा? तो ये सब बातें हम सीखेंगे बेटा, ये सब बातें सीखेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कब डिफरेंशिएशन करना चाहिए, कब इंटीग्रेशन करना चाहिए। ये बहुत आसान होगा बेटा, ये बहुत आसान होगा, बस आपको ध्यान देते रहना है। फिलहाल आपने देखा कि हमें डिफरेंशियल लिखी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे dv बाई dt लिख सकते हैं हम लोग हैं, या सिंपल आप उसे v बाई टी भी लिखते हैं कई बार, या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी लिखते सर हैं। ये जैसे लिखने का भी आपका तरीका सर है। कैलकुलस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में a लिखा जाएगा dv बाई dt, दैट्स इट। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले मैंने आपको कैलकुलस पढ़ाया नहीं था बेटा, तो पिछले क्लासेस में मैंने इसको नहीं बताया आपको, क्योंकि उस टाइम तक मैंने आपको कैलकुलस नहीं पढ़ाया था। अब कैलकुलस पढ़ा दिया तो मैंने बताया a इज dv बाई dt, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। तो जब पढ़ाया तब बेटा मैंने आपको इस बात पे बताया, पहले से बताता कंफ्यूजन होता, अब हम अच्छी तरह समझेंगे। तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने बताया आपको क्यों किया, कैसे सोचोगे। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v निकालना है हमको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना है। तो v निकालना है तो v को अलग अकेले करो। इसको बेटा v को हमने अकेले कर लिया, मतलब dv को अकेले कर लिया, अभी तो dv नहीं लिखा जाएगा, तो हमने इसको अलग कर लिया। अलग करने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? हमें फर्स्ट इक्वेशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे दिमाग में है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो v होता है तो v को अलग करना पड़ेगा, इसको अलग कर लो। अब सोचो dv को हमें v लाना है, तो वो बेटा हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो हमने यहां इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इंटीग्रल dv, और यहां ADT है तो इंटीग्रल ADT, और साथ ही साथ हम लिमिट लगा देते हैं। कैसे आओ देखो बेटा, यहां dt लिखा है मतलब चेंज इन टाइम लिखा है, मतलब टाइम बदल रहा है बेटा। तो टाइम कहां से बदलेगा? हम मानते हैं ज्यादातर कि टाइम 0 से शुरू होगा और t टाइम तक जाएगा। तो हमने कहा टाइम जो शुरू हो रहा है वो 0 शुरू हो रहा है, और किस टाइम तक जाएगा बेटा? t टाइम तक। तो जहां से स्टार्टिंग हो वो लोअर लिमिट आएगी, और जो जहां तक जाएगा वो बेटा अपर लिमिट होगी, फाइनल पॉइंट होगा वो। ठीक है। अब यहां बेटा कौन बदल रहा है बताओ? वेलोसिटी बदल रहा है, dv लिखा है, तो d मतलब चेंज, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रहा है। तो वेलोसिटी कहां से बदलेगा? इनिशियल से फाइनल तक। तो 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, उसे लोअर लिमिट बेटा लिखेंगे हम। और जो फाइनल टाइम t पे वेलोसिटी होगी उसे हम बेटा v कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी बेटा कहेंगे। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो हमने दोनों साइड बेटा यहां इंटीग्रेशन किया, और साथ साथ बेटा हमने लिमिट्स लगा दी इंटीग्रेशन की। लिमिट कैसे लगाई मैंने समझा दिया। यहां टाइम वेरिएबल है तो यहां टाइम की लिमिट्स लगेंगी, यहां वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी की लिमिट्स आएंगी, इनिशियल और फाइनल, टाइम इनिशियल और फाइनल। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो इंटीग्रेशन बेटा हमने क्यों किया, हमें कुछ समझ में आने लगा धीरे धीरे से बेटा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं। उससे पहले एक चीज देखो, अगर x की पावर n है dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो क्या फॉर्मूला बेटा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है।
फॉर्मूले बेटा बार बार रिवाइज करना है जिससे बैठ जाए बिल्कुल। और सिर्फ इंटीग्रल dx है तो बेटा बोलो कितना होगा x, इंटीग्रल dx है तो बेटा कितना होगा x होगा, ये ध्यान रखना है। सो यहां देखो बेटा हमारे पास में कौन लिखा है, इंटीग्रल dv लिखा है, तो इंटीग्रल dv कितना होगा, अगर इंटीग्रल dx x है तो इंटीग्रल dv कितना होगा, v होगा। और मैंने पिछले क्लास में जब सर इंटीग्रेशन पढ़ाया था, डिफिनेट वाला डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो बताया था कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एक तरीका है सब लोग फॉलो करते हैं बेटा, एक कन्वेंशन है ये। और लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट को बेटा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ये हम बेटा पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे सुनिए, एक्सेलेरेशन बेटा दो बातें हो सकती हैं, एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो सकता है बेटा और कांस्टेंट हो सकता है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलेरेशन बेटा कांस्टेंट है तो आपको याद होगा कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता तो उसे इंटीग्रेट नहीं करते बेटा। तो मैंने यहां लिख देता हूं, एक फॉर्मूला बेटा आपको पढ़ाया था, सी एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू सी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आप याद करें बेटा, ये इसी का फॉर्मूला है, यहां सी लगा दो। तो कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में होता है तो उसे इंटीग्रेट नहीं करते, एज इट इज लिखते हैं बेटा, और बाकी एक्स वेरिएबल है उसका जो इंटीग्रेशन यहां है वही होगा सर। तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कि अगर एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आओगे, उसे इंटीग्रेट नहीं करोगे, ठीक है सर। यहां क्या बचेगा, dt, इंटीग्रल dt बचेगा। तो जिस तरह से इंटीग्रल dx x होता है उसी तरह से इंटीग्रल dt कितना हो जाएगा, t। ब्रैकेट लगाओगे, लिमिट 0 से t लगा दोगे। बेटा कुछ समझ में आई बात? तो हमने क्या सीखा बेटा, कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते, बाहर ले आते हैं। और जिस तरह से, फिर से देख लो बेटा, जिस तरह से इंटीग्रल dx x है उसी तरह से इंटीग्रल dv v होगा, उस तरह से इंटीग्रल dt t होगा। और लिमिट बेटा सेट कर दी 0 से t टाइम पे और वेलोसिटी पे u से v बेटा। अब एक बात समझ लीजिए बेटा, ये इक्वेशन जो भी आने वाली है वो ये मान के आने वाली है, एक्सेलरेशन कैसा बेटा है, कांस्टेंट बेटा है। तो हमने एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना है, क्या माना कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बेटा। आगे चलते हैं, फिर मैं इसको रिकॉल करूंगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हैं v को रिप्लेस करेंगे पहले अपर लिमिट से, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर v को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, v को रिप्लेस v से। अब कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये तो v स्क्वायर हो जाएगा, v इंटू वी स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिप्लेस करना है। v को हटाओ, उसकी जगह v को रखो, फिर माइनस साइन लगाओ। अब v को हटा के लोअर लिमिट u रखो तो v माइनस u आएगा सर। ये पहले ये v हटाओ, इसकी जगह अपर लिमिट रखो, माइनस साइन लगाओ, फिर v हटाओ के लोअर लिमिट रखो, उसकी जगह u। मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, उसे रिप्लेस करते हैं। इक्वल टू a, अब क्या करो, t है ना बेटा, इसको पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो उसको हटा के t रखो, फिर माइनस साइन और फिर लोअर लिमिट से रिप्लेस करो, t हटा के 0 लिखो बेटा। कुछ समझ में आई बात बेटा? इसी चीज को बेटा हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है यहां, v माइनस यू देखो पीछे था बेटा, और ये a t माइनस 0 बेटा। तो ये v यहां बचाओ और u राइट लाओ, और यहां बेटा क्या होगा, a t। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेटा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। चलते हैं फिर से वहीं पे बेटा हम लोग, और आप देखो बेटा इस बात को रट डालो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब हमारा a कैसा बेटा होगा, कांस्टेंट, जो कि हमने पीछे लिख दिया। तो यही नहीं बेटा, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम बेटा पढ़ते हैं वो सारे के सारे तभी एप्लीकेबल हैं जब बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब बेटा हमने मोशन स्ट्रेट लाइन का पहला क्लास लिया तो हमने सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, ये मानते हुए कि हम उसको 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वहां पे मैंने ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है, वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बेटा होगा। तो ध्यान रखें, मैंने प्रूफ के साथ बताया बेटा, क्योंकि हमें प्रूफ करना ही था इस बात को, इसलिए मैंने यहां आके डिटेल में आपको बताया। अब आपको ज्यादा यकीन होगा, हाँ एक्सेलरेशन बेटा हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। चलिए अब हम ड्राइव करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है आपको?
s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें याद है बेटा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब ड्राइव करते हैं, कैसे आओ देखो। तो हमारे पास देखो बेटा, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, हमने बेटा पढ़ा था फिर वेलोसिटी, फिर पढ़ा था बेटा हमने एक्सेलेरेशन। डिस्प्लेसमेंट को मान लो बेटा हम x से लिखते हैं, वेलोसिटी को बेटा हम v से लिखते हैं, और मान लो एक्सेलेरेशन बेटा a से लिखते हैं। जो फर्स्ट हमने किया उसमें हमें चाहिए था वेलोसिटी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो पहली क्वेश्चन बेटा है उसमें हमें क्या चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी चाहिए था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें चाहिए था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v चाहिए था, a चाहिए था, t चाहिए था, हमें x नहीं चाहिए था। इसलिए हमने शुरुआत कहां से बेटा करी, a इक्वल टू dv बाई dt करी। इसमें कहीं x नहीं आ रहा और हमें x चाहिए भी नहीं था। अब सेकंड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या x बराबर s या x, बात एक ही बेटा है, चाहे s से लिखें डिस्प्लेसमेंट को या x से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखो या s बराबर लिखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए। तो अब अगर हम इससे शुरू करेंगे तो कोई खास फायदा यहां पर होगा नहीं होगा बेटा, तब तक जब तक कि x ना आ जाए, डिस्प्लेसमेंट ना आ जाए बेटा। तो हमें ऐसी इक्वेशन लेना चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, और वो इक्वेशन बेटा कौन सी बताओ हमारे पास है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। पहले क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कहा था हम लोगों ने स्पीड को। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां क्या बोलेंगे इसे बेटा, d मतलब वेरी स्मॉल चेंज, x डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बेटा चेंज है टाइम के साथ में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम इसे। तो आप अगर देखिए बेटा पहला लेक्चर, तो पहले लेक्चर में हमने बात करी थी वेलोसिटी की डेफिनेशन की, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं, पहले एक बार रब कर दो उसको बेटा। डेफिनेशन कहती है वेलोसिटी इज dx बाई dt बेटा, डेफिनेशन कहती है v इज dx बाई dt, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा है, तो इसको अकेला कर लो, अभी धीरे धीरे ऐसे मानते रहो, रटते रहो, देखो फिर कितना बढ़िया समझ में आ जाता है। तो इसको अकेला करना बेटा होगा, तो हमने इसको अकेले यहां लिख लिया। तो dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिया बेटा v dt। अब क्या करेंगे, dx से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लाना है तो हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रल dx बेटा हमारे पास कितना होता है, x होता है। इंटीग्रल dx x होता है, तो बेटा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये थॉट बनाना है कि क्या करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो बहुत आसान है, धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे बेटा रटता चला जाएगा। तो हम दोनों तरह इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने लिखा इंटीग्रल dx इंटीग्रल v dt, ठीक है बेटा। अच्छा यहां वेरिएबल बेटा कौन है बताओ, टाइम है, तो हम लिमिट किसकी सेट करेंगे, टाइम की। कहां से कहां, 0 से t, इनिशियल टाइम नीचे, फाइनल टाइम ऊपर। यहां बेटा वेरिएबल कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितना था, s0, और फाइनल बेटा कितना था, s। तो हमने लिख दिया s0 से s। जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s0 कह लो, फाइनल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट t पे s कह दो। कुछ लोग कहते हैं सर यहां जीरो लेंगे, जीरो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको s0 का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा बेटा, इसलिए मैंने s0 लिखा। मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल मान लो स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, s0 है। अब आगे समझिए, इंटीग्रल dx बेटा कितना हो जाएगा, x, और हमने बेटा लिमिट सेट कर दी, कहां से कहां, s0 से s। हमने बेटा इसमें लिमिट सेट कर दी s0 से s बेटा। हम जानते हैं इंटीग्रल dx x होता है, ब्रैकेट लगाया s0 से s। अब आगे समझिए बेटा, इधर देखिए, अगर ये v कांस्टेंट होगा तो ये सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते। ध्यान दें बेटा, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते भाई,
तो ये v कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन v कांस्टेंट है ही नहीं भाई। v कितना है? u प्लस ए टी। v कितना है? u प्लस ए टी है। v टाइम के साथ है, टाइम हमेशा बदलता रहता है तो वेलोसिटी भी बदलती रहेगी। इसका मतलब v कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते, अंदर ही रखो। कितना? u प्लस ए टी लिखो उसको। तो बेटा हमने उसको अंदर ही लिख लिया बेटा, ठीक है। अब बेटा उसको हमने अंदर ही लिख लिया है, क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है। कांस्टेंट होगा तो बाहर लाएंगे, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, वेरिएबल है, अंदर ही लिखा रहने दिया। आइए सॉल्व करते हैं। पहले बेटा यहां अपर लिमिट लेंगे s माइनस लोअर लिमिट। हमने क्या देखा बेटा? x को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, x हटाओ s लाओ, माइनस साइन लगाओ, फिर रिप्लेस करो लोअर लिमिट से, x हटाओ लोअर लिमिट लाओ। ये तरीका है, याद करना होगा। इक्वल टू, अच्छा यहां देखो बेटा, यहां क्या करोगे आप? यहां u प्लस ए टी है, प्लस है, तो हमें फिर क्या करना होगा इसे बेटा? इसे अलग अलग हमें इंटीग्रेट करना होगा। कैसे? हमने आपको बताया था जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे कि इसको एक वैल्यू मानो, इसको भी एक वैल्यू मानो, इस दोनों को अंदर लेके आओ, ब्रैकेट के अंदर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? 0 से t u dt, अंदर लाए ब्रैकेट के, u dt हो गया, ठीक है। फिर प्लस बेटा ये वाला, अब इसको ये अंदर तो ला ही रहे हैं पूरा, तो यहां भी आएगा इंटीग्रेशन सिंबल 0 से t, यहां at ये है ही यहां पे, और इधर बेटा कौन बचा? dt भी तो अंदर आएगा, तो dt हो जाएगा। ये हो गया। ध्यान दे बेटा, बिल्कुल आसान है। इसको भी अंदर ले गए और इसको भी अंदर लाए, तो दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर u dt और साथ में सिंबल, और at dt और साथ में सिंबल। अब यही चीज याद रखना, अगले पेज पे जा रहे हैं बेटा हम लोग हैं। s माइनस एस नॉट, 0 से t u dt प्लस 0 से t at dt, याद रखना बेटा। ये हम सेकेंड पेज पे आ गए, वही लिखा है जो पिछले मैंने बताया, s माइनस एस नॉट, 0 से t u dt, 0 से t at dt। एक बार फिर से देख लें आप, ध्यान से देख लें एक बार फिर से। हमने लिखा हुआ है, मैं इसको रब कर रहा हूं, यही अगले पेज पर लिखा हुआ हमने है। तो यही चीज सर यहां लिखी हुई है हमारे पास। अब देखो s माइनस एस नॉट छोड़ दो ऐसे ही, इसको देखो, यहां u बेटा कांस्टेंट होता है। देखिए v इक्वल टू u प्लस ए टी में जो हमारा u है, ये u बेटा कांस्टेंट होता है। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। कैसे? आपने बाइक चलाई या कार चलाई, आपने कार आपने स्टार्ट कर दी, मान लो कार आपने 10 से स्टार्ट कर दी, 10 मीटर पर सेकंड से, फिर आप चलते गए, आपने वेलोसिटी बढ़ाई, कभी 20 करी, कभी 30 करी, कभी 100 करी आपने, तो आप वेलोसिटी को ऊपर नीचे करते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में जब वेलोसिटी 10 थी, आप कितनी देर भी ड्राइविंग करोगे, शुरुआत का स्टार्टिंग का पॉइंट तो एक ही होगा, वो वेलोसिटी 10 ही होगी, वो हमेशा एक होगी। एक मतलब क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो कोई भी एक मोशन होगा तो u एक सिंगल वैल्यूड होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, एक ही वैल्यू होगी, मतलब वो कांस्टेंट होगी। तो u अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे बेटा, बाहर लाएंगे, इंटीग्रल dt बचेगा। इंटीग्रल dt बेटा कितना होगा? t। आप जानते हैं इंटीग्रल dx कितना होता है? x। इंटीग्रल dx x होता है, तो इंटीग्रल dt कितना होगा? t स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 0 से t लोअर अपर बेटा। अच्छा, a हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं बेटा, तो a कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बाहर ले आएंगे, यहां क्या बचेगा? t की पावर 1। और आप जानते हैं फॉर्मूला बेटा कि इंटीग्रल x की पावर n dx कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें हमेशा तीन चीजें होंगी, इंटीग्रेशन का सिंबल, x की पावर n dx, हमेशा तीन चीजें होंगी, उनका ये वैल्यू होगी। ये बात मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो यहां तीन चीजें हैं ना बेटा, इंटीग्रेशन सिंबल है, t है, dt है, और t पावर कितनी है? 1, मतलब n1 हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n कितना है बेटा यहां पे? 1। 1 प्लस 1 2, तो t स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो t स्क्वायर बाई 2।
स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट 0 से t, लोअर से अपर लगा दी। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटाएं। u आ गया, t को रिप्लेस करोगे, हटाओगे पहले अपर लिमिट से, मल्टीप्लाई नहीं करोगे बेटा, मैं बता रहा हूं, रिप्लेस करोगे अपर लिमिट से, माइनस साइन लगाओगे, t रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट से 0 प्लस a, इस कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल लो। अब इस t को रिप्लेस करोगे पहले अपर लिमिट से, तो t हट के t आएगा, तो t स्क्वायर, माइनस साइन लगाओगे, फिर t रिप्लेस होगा लोअर लिमिट से 0 से, तो 0 स्क्वायर आ गया। आया से बेटा समझ में कुछ? बिल्कुल आसान है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया बेटा, देखो s यहां लिखा, s नॉट को राइट साइड, ठीक, t माइनस 0 t ut, ठीक, ये हाफ, ये a और यहां t स्क्वायर बचा, तो बेटा ये आ गया s बराबर s नॉट प्लस ut प्लस हाफ t स्क्वायर। और अगर s नॉट 0 है वो कब होगा? जब मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मैं समझाऊंगा बेटा इस बात को भी। अगर ये 0 करेंगे तो s कितना होता है? ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर बेटा। ये तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई, ये तब आएगी जब बेटा s नॉट 0 होगा, और वो कब होगा? जब मोशन ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आइए इस बात को समझ लेते हैं। देखिए ये ओरिजिन बेटा है, एक कार इस पॉइंट से स्टार्ट करी, ओरिजिन से बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका बेटा एक्सेलरेशन बेटा a है बेटा। ये बॉडी यहां बेटा पहुंच गई, मान लो ये ओरिजिन a था और ये b पे पहुंच गई बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट बेटा इसका s होगा, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा इसका s होगा, और s कितना बेटा होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो हम कहेंगे ओरिजिन से जब मोशन स्टार्ट होगा तो यहां टाइम 0 होगा, यहां टाइम 0 होगा बेटा। टाइम को यहां 0 पुट करो, 0 0 सब 0 हो गया, तो s कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर s 0 होगा ना बेटा, देखो यहां s 0 होगा, तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये इक्वेशन इस बात को प्रूफ कर रही है। तो ये इक्वेशन तभी लगाते हैं जब ओरिजिन उस पॉइंट में मानते हैं जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन उस पॉइंट में मानते हैं जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यही ओरिजिन मान लिया, तब इक्वेशन लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। कभी कभी बेटा फर्क आएगा इन दोनों में। अब मैं समझाता हूं आपको s नॉट वाली बात। देखिए ओरिजिन सर हमने यहां माना a पॉइंट पे, कार है b पॉइंट पे, b पॉइंट पे कार स्टार्ट की, वेलोसिटी u से, एक्सेलरेशन a से बेटा, यहां टाइम 0 माना जाएगा, टाइम वहीं 0 माना जाएगा जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है बेटा। फिर कुछ देर में कार पॉइंट सी पे आ गई। अब कार का जो ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल यहां से बेटा, ये जब कार बी पॉइंट से स्टार्ट करी तो ओरिजिन से उसकी एक दूरी है, उस दूरी को s नॉट बोलते हैं। और इस ओरिजिन से अगर यह डिस्प्लेसमेंट आप s है तो s में दो चीजें होंगी, एक तो जो उसके पास ऑलरेडी s नॉट था प्लस उसने जो ट्रेवल किया, तो इसलिए s आएगा बेटा s इक्वल टू s नॉट प्लस ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यह फॉर्मूला तब लिया जाएगा जब मोशन ओरिजिन की बजाय किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसकी जो ओरिजिन से शुरुआती दूरी है उसे s नॉट कहेंगे। जैसे अगर ये टाइम 0 यहां पुट करें, आप बेटा यहां टाइम 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो s कितना बचेगा? s नॉट। तो शुरुआत में जब ये स्टार्ट किया तो ये बेटा s नॉट था, ये यहां था, ये पूरा s है, तो शुरुआत t0 पे ये s नॉट बेटा होगा, s जो होगा s नॉट के बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल बेटा है। अगर हमने ओरिजिन वही माना जहां मोशन स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अगर मोशन स्टार्ट कहीं और से हो रहा है, ओरिजिन कहीं और मान रहे हैं, तो इक्वेशन हम मानेंगे s नॉट प्लस ut प्लस हाफ t स्क्वायर। और बता दिया मैंने s नॉट क्या होता है, स्टार्टिंग डिस्टेंस बेटा होता है। ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए
कि हम ये इक्वेशन ऐसे क्यों लिख रहे हैं बेटा, है क्या मीनिंग है इन बातों का। तो मैं आगे चलता हूं। आपको याद होगा बेटा, हमने इक्वेशन एक ड्राइव की थी लास्ट क्लास में, Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 बेटा। ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव की थी बेटा इक्वेशन, अब सॉरी फर्स्ट क्लास में, जो मोशन इन स्टेट टेन का फर्स्ट क्लास था बेटा, उसमें ड्राइव की थी हमने। Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 बेटा, ये हमने ड्राइव की थी फर्स्ट क्लास में। आज इसे फिर से ड्राइव करते हैं बेटा कैलकुलस की मदद से। बेटा ये आता है आपको एग्जाम में, आता है बेटा, है तो आइए इसको कैलकुलस की मदद से हम फिर से बेटा ड्राइव करते हैं एक बार। पहले एक बार देख लें बेटा Sn होता क्या है, एक बार हम देख लेते हैं बेटा इसको, है क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार। डिराइव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। और ये इसको समझ लेते हैं बेटा पहले होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी जो है स्टार्ट करी, ये पहला सेकेंड, ये 0 मान लो सेकेंड, ये पहला सेकेंड, इसने मान लो S1 मूव किया, फिर ये अगला सेकेंड आया, इसने मान लो बेटा यहां पे S2 मूव किया ओरिजिन से। अगर आपसे ये पूछे कि 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना मूव किया तो आप कहोगे S1 मूव किया। अगर आपसे पूछे 2 सेकेंड में कितना मूव किया तो आप कहोगे ओरिजिन से लेके 2 तक मूव किया, S2 मूव किया। लेकिन अगर बेटा आपसे ये पूछे कि दूसरे सेकंड में कितना मूव किया तो आप कहोगे बेटा इतना मूव किया, और ये होगा S2 माइनस S1। ये हुआ दूसरे सेकंड में, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? एक बार फिर से बोलूं, देखो ये ओरिजिन है बेटा, ये पॉइंट बी है जहां तक 1 सेकेंड हुआ, ये पॉइंट सी है जहां तक 2 सेकेंड्स हो गए। एक कार ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ए से बी पहुंचा 1 सेकेंड लगा, फिर बी से सी हुआ 2 सेकेंड हो गए बेटा। शुरुआत से पहले 1 सेकेंड होगा, फिर दूसरा सेकेंड होगा, तभी तो होगा ऐसे भाई। अब देखो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा कितना है S1, स्टार्टिंग ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो 1 सेकेंड हुआ ए से बी पहुंचने में, तो डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ। ना अगर ए से सी की बात करें तो ए से सी में 2 सेकेंड होंगे और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S2 होगा। अगर पूछे 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप कहोगे S1। अगर पूछे 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप कहोगे S2। लेकिन अगर आपसे पूछता दूसरे सेकेंड में कितना हुआ, सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो बेटा यहां से लेके यहां तक हुआ। ये दूसरा सेकंड है, ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, इसमें यहां से यहां होगा, वो कितना होगा S2 माइनस S1 बेटा। क्या बात को समझ पाए? आइए अब देखें यहां क्या है। बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट की, उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी u थी और बेटा एक्सेलरेशन ए था। मान लो बॉडी में जो बेटा है, मान लो ए से बी आई और उसने डिस्प्लेसमेंट S1 लिया बेटा n सेकेंड्स में। मान लो बॉडी ए से बी आके n सेकेंड तक मूव करी और डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ। अगर हम बात करें आखिरी 1 सेकंड की, जैसे मान लो अगर ये 10 सेकंड तक मोशन हुआ तो 10वां सेकंड, 5 सेकंड तक मोशन हुआ तो 5वां सेकंड, आखिरी 1 सेकंड की बात करें तो वो 1 सेकंड होगा। उस 1 से पहले कितने सेकंड होंगे? उससे 1 कम होगा। अगर ये टोटल सेकंड यहां से यहां तक n है तो उससे 1 कम कितना बेटा होगा? बोलो n-1। तो हमने कहा n-1 में डिस्प्लेसमेंट S2 हुआ। मतलब ध्यान दो बेटा, ए से बी तक अगर 5 सेकंड लगे तो ए से सी तक बेटा कितने सेकंड होंगे? 4 होंगे, 1 कम होगा। ए से बी तक अगर 5 सेकंड होंगे तो ए से सी तक बेटा उससे सेकंड कम होंगे, वो 4 होंगे, उससे 1 कम होगा। तो अगर हमने 5 को n लिखा तो 4 को कितना लिखेंगे? n-1, 5-1। तो 5 सेकंड में एग्जाम्पल मान रहा हूं, 5 सेकंड में या n सेकंड में कितना माना? S1 माना। तो 4 सेकंड मतलब n-1 में कितना बेटा माना? S2। अब अगर आपसे ये पूछे 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 सेकंड में कितना हुआ? S1। 5वें में कितना हुआ? S1 माइनस S2। क्या कुछ समझ में आया बेटा बात? अब ये हमें Sn निकालना है, और देखो बेटा कैसे निकालेंगे।
हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम डेफिनेशन बेटा लेंगे वेलोसिटी की dx बाई dt वाले, हम पहले बेटा ले चुके हैं, v बराबर dx बाई dt लेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो dx आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, dx को अकेला करने के लिए dx अकेला हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई v dt, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें बेटा, क्योंकि हमें dx से x निकालना होगा कहीं, तो इंटीग्रल dx और v को u प्लस एटी लिख दिया हमने, dd dt लिखा, इंटीग्रेशन साइन लगाए, दोनों साइड लगाए बेटा हम लोगों ने, आप समझ गए। dx में इंटीग्रेशन लगाया, v को u प्लस एटी लिखा, dd dt लिखा और साथ इंटीग्रेशन सिंबल दोनों साइड बेटा लगा दिया हमने। थोड़ा सा फास्ट कर दिया, एक स्टेप थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, यहां वेरिएबल बेटा कौन है बताओ, टाइम, और यहां बेटा कौन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा हमें c से लेके b तक का, c तक का डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा है, s2, और बेटा b तक का बेटा कितना है, s1। b तक का बेटा हमारा कितना बेटा बोलो है, s1, और c तक का बेटा कितना है, s2। देखो बेटा a से c टाइम कितना हुआ, n-1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s2। a से b टाइम कितना हुआ, n सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s1। नाउ हमें यहां से यहां तक निकालना है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ शुरुआत में, s2, और फाइनल कितना हुआ, s1। तो मैं थोड़ा मिस्टेक करी सी बेटा, सही कर देते हैं इसको। शुरुआत का डिस्प्लेसमेंट s2 और फाइनल बेटा यहां से बेटा कितना बेटा बोलो, s1। नाउ शुरुआत का टाइम बेटा कितना बोलो, n-1, और फाइनल टाइम बेटा कितना बोलो यहां से यहां तक बेटा, n। तो लिमिट n-1 से n। यहां वेरिएबल टाइम है, तो टाइम की शुरुआत बेटा हम कहां से मानेंगे, यहां से। यहां टाइम कितना हो चुका है, n-1 सेकेंड, वो यहां लिखा हमने, और यहां तक का टाइम, यहां टाइम बेटा कितना हो चुका है, n सेकेंड, तो यहां लिख दिया। जब n-1 सेकेंड है तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट ये वाला s1 है, s2 है, तो s2 लिख दिया। और जब यहां पहुंचे, जब बेटा यहां पहुंचे तो यहां टाइम n हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट कितना, s1, तो डिस्प्लेसमेंट s1 n के सामने। अब आगे चलते बेटा, इंटीग्रल dx बेटा कितना होगा, हम जानते हैं x होता है, याद रखना बेटा, और इसको बेटा हम अलग करेंगे, याद रखना आपको इस बात को। ये लिमिट मुझे यहां बेटा सही करना पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको। आइए देखिए, इंटीग्रल dx बेटा कितना हो जाएगा, x, लिमिट बेटा कहां, s2 से s1, जैसे पीछे बताया। अच्छा, यहां मैंने क्या कहा था आपसे, ये देखो बेटा u प्लस एटी है। अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि आप इसको क्या सोचो कि ये जो इंडिकेशन सिंबल है, सोचो एक नंबर या वैल्यू कितना है, ऐसे dt भी एक वैल्यू कितना है, तो इन दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये जो इंडिकेशन सिंबल है u के साथ आएगा, उसके साथ dt भी आएगा, फिर at के साथ भी इंडिकेशन सिंबल आएगा और बेटा dt भी आएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहां देखिए, ये तो समझा दिया था आपको, u के साथ dt भी आया और इस सिंबल भी आया लिमिट के साथ, और at के साथ ये सिंबल भी आया और dt भी आया। ये पीछे से फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो बेटा, x को रिप्लेस करेंगे पहले अपर लिमिट से माइनस, फिर x को रिप्लेस करेंगे बेटा लोअर लिमिट से, तो s1 माइनस s2, और इसी को बेटा हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बेटा Sn बोल रहे हैं। आप देखें जरा पीछे, ये S1 यहां से यहां तक, ये S2 यहां से यहां तक, तो ये जो बेटा है वो Sn है, S1 माइनस S2। तो इसी को बेटा हमने Sn बोल दिया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। u कांस्टेंट है, बात हो चुकी बेटा, उसको बाहर ले आओ, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रल dt बेटा कितना हो जाएगा, t, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, a कांस्टेंट, यहां बेटा क्या बचेगा, t की पावर 1, इसमें लगाएंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बेटा, फिर से एक बार देख लो, x की पावर n dx
कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां t पावर बेटा कितना है 1 है, तो n+1 1+1 अपॉन 1+1, तो ये हो जाएगा 1+1 इज 2/2। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। आगे देखो बेटा, ये u एज इट इज, अच्छा t रिप्लेस करो अपर लिमिट से, फिर माइनस साइन, फिर t रिप्लेस करो लोअर लिमिट से n-1 प्लस a, ये कांस्टेंट 2 बाहर। अच्छा अब t को रिप्लेस करो बेटा इस n से, तो ये कितना हो जाएगा n², फिर माइनस साइन, फिर t को रिप्लेस करो n-1 से, तो n-1 का स्क्वायर जहां है वैसे ही रहेगा बेटा। आगे सॉल्व करते हैं। u एज इट इज, नाउ n एज इट इज, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो n माइनस में हो जाएगा और 1 हो जाएगा प्लस में। अच्छा आगे देखो बेटा, a/2, ये बेटा n², और इसमें लगा दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है बेटा। तो ये हो जाएगा n², प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर -2ab, तो ये हो जाएगा -2n, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस b², b इज 1, तो ये 1 आएगा, लेकिन माइनस है उसको माइनस कर देगा। आगे देखो बेटा, ये प्लस n इस माइनस n को कैंसिल करेगा, तो यहां 1 बचेगा, 1 इंटू u बचेगा, ये a/2 बचेगा। अच्छा ये n² प्लस और ये बेटा माइनस क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यहां बचेगा 2n - 1। तो फॉर्मूला आ गया Sn = u प्लस a/2 2n - 1। ये बेटा हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं और अप्लाई बेटा भी कर चुके हम लोग हैं। इस बार इसको बेटा हमने सॉल्व किया है कैलकुलस मेथड से बेटा। ये कई सारे बेटा स्कूल्स वगैरह में पूछते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा स्कूल के पॉइंट से, तो यहां पर बेटा हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। अब चलते हैं बेटा, हम लोग हैं लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बेटा। क्या थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, v² = u² प्लस 2s। थर्ड इक्वेशन थी बेटा v² = u² प्लस 2s, हमें याद है। अब ध्यान देंगे इस इक्वेशन में कहीं टाइम आ रहा है नहीं, तो कुछ हमें ऐसा करना है कि टाइम खत्म हो जाए। हमारे पास a = dv/dt है और v = dx/dt है। हमारे पास ये दो डेफिनेशन है बेटा, एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की, दोनों में ही टाइम है सर, और हमें इस इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा बेटा कि टाइम ना आए। तो कैसे करेंगे बताइए, कुछ जगलिंग करना पड़ेगी, मैथमेटिकल जगलिंग, कि टाइम खत्म हो जाए। तो कैसे करेंगे, लेट्स चेक आउट। डेफिनेशन क्या है, a = dv/dt। हमें टाइम खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे, आइए दिमाग लगाते हैं। dv/dt हमने बेटा ऊपर नीचे यहां dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आगे सुनो, ये dt नीचे रहेगा ऐसे ही, ये dx नीचे रहेगा। इस dv को इस dx से इंटरचेंज कर दो, dx को इधर ले आए और dv को इधर ले आए। कुछ समझ में आया बेटा। तो ये dx/dt, ये बेटा हमारा क्या है, वेलोसिटी। ये बेटा हमारा वेलोसिटी हो गया, और ये क्या बचा, dv/dx। तो ये आ गया a, ये क्या हो गया v, और ये क्या बचा dv/dx। ठीक है सर। अब इसी क्वेश्चन में v² निकालना हमको है, तो हम v को अलग करेंगे बेटा, v को हम अलग करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये v dv को हमने अलग कर लिया यहां पे, तो dx को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया a dx। और जानते जब अलग करके इस तरह आएगा तो हमेशा इंटीग्रेट करना है आपको, ये याद करना बेटा आपको, ये आपको हमेशा इंटीग्रेट करना है जब भी ऐसा आएगा। तो दोनों साइड बेटा हमने इंटीग्रेट कर दिया, v dv पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया और a dx पे भी इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया, और लिमिट भी लगा देते हैं। यहां वेरिएबल कौन है, x, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल बेटा है। तो मान लो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और फाइनल बेटा कितना हुआ s। या आप जैसे मैंने पहले कहा था कि आप स्टार्टिंग में s0 भी मान सकते हैं, ऐसे s0 भी मान सकते हैं, मर्जी, लेकिन इस बार हमें जरूरत नहीं है, s0 मैं समझा चुका हूं तो हमें जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, चाहे तो आप मान सकते हो। तो यहां पर बेटा
स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट 0 मान लें, फाइनल बेटा कितना माना हमने, s माना। यहां वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को u इनिशियल वेलोसिटी मान लें और फाइनल को v मान लें। तो देखो दोनों चीजें टैली होना चाहिए, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी u और फाइनल में डिस्प्लेसमेंट s वेलोसिटी बेटा कितनी v। अब मैं इसको रब कर देता हूं, जरूरत बेटा नहीं है इसकी। अब हमने बेटा इंटीग्रेट कर लिया, कैसे, आओ फिर से एक बार देखो। देखिए v dv ये कैसा बेटा है, x की बार n जैसा। x की बार n dx का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x की बार n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां v x के जैसा है बेटा, क्योंकि v dv लिखा है, v की बेटा पावर यहां कितनी है 1, तो फॉर्मूला ये लगेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n कितना लिया जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 कितना 2, और 2 फिर 1 प्लस 1 2 नीचे आएगा। तो वही बेटा हमने यहां लिखा v स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट u से v। अब इसको भी देख लो, a को हमेशा हम कांस्टेंट मानते हैं, आपको रटा हुआ बेटा ये बात है कि a को कांस्टेंट मानते हैं, तो a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रल dx। और हम लोग कितनी बार बात कर चुके बेटा कि इंटीग्रल dx जब अकेला होगा तो कितना होता है, x होता है। तो यहां पे इंटीग्रल dx बेटा कितना होगा, x होगा, a बाहर आ चुका है, लिमिट इनिशियल से फाइनल 0 से s। आगे देखो, इस 2 के बाहर ले लो बेटा, तो 1/2 बाहर आ गया। इस v को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट से, तो हटाओ और v लिखो, तो v स्क्वायर, माइनस हटाओ, इसकी जगह u लिखो लोअर लिमिट u स्क्वायर। मैंने कहा था बेटा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वरना तो यहां v क्यूब हो जाएगा, रिप्लेस करते हैं v को। अच्छा, इक्वल टू a एज इट इज, x हटाओ उसकी जगह s लिखो, माइनस x हटाओ 0 लिखो बेटा। इतना समझ में आया बेटा, आगे सुनो। इस 2 को यहां ले आओ, तो 2 आ गया, a आ गया, s माइनस 0 s आ गया, और ये क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। राइट साइड ले जाओ, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as बेटा। ये आ गया आपका फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। ठीक है सर, हमने बेटा चारों इक्वेशन जो बेटा है ड्राइव कर ली कैलकुलस की हेल्प से। अब इस पे 2 क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग हैं, और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कब डिफरेंशिएट करते हैं और कब इंटीग्रेट करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू में लगती है बच्चों को कि भाई हम कब इंटीग्रेट करें कब डिफरेंशिएट करें, तो बेटा ये बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा, है बहुत आसान है, बहुत आसानी से पता कर लेंगे कब इंटीग्रेट करें और कब हम डिफरेंशिएट करें। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा बेटा लगभग अच्छे से। पहला क्वेश्चन ये है, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। उसकी वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0। स्टार्ट किया जाए बेटा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा और इससे बहुत हद तक क्लियर होगा कि हम डिफरेंशिएट कब करें और हम इंटीग्रेट कब करें। देखो, सबसे पहले देखो दे क्या दे रखा है बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी निकालना है। इतना देखने से क्या दे रखा है और क्या निकालना है गारंटेड बहुत हद तक क्लियर होगा कि हम इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें। कैसे, आओ देखो बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, x बराबर टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 दे रखा है, और हमें निकालना बेटा क्या है, वेलोसिटी। तो जो दे रखा है और जो निकालना है, सबसे पहले उनके बीच का रिलेशनशिप लिखो, उनके बीच का फॉर्मूला लिखो। तो v है dx बाई dt, v है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी है
वेलोसिटी बेटा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इक्वेशन साफ साफ बता रही क्या करना है। वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है डिस्प्लेसमेंट से, तो वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो। आया कुछ समझ में? ये बिल्कुल आसान है। जो दे रखा है और जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो आप, फिर साफ साफ अपने आप क्लियर होगा। हमें वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फॉर्मूला कह रहा है वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी आएगा। कितना आसान है, पता चल गया। डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है? क्या करना है बताओ? डिफरेंशिएट करना है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है तो वेलोसिटी मिलेगी। तो बिल्कुल आसान है बेटा ये पहचानना। बोलो समझ में आई बात बेटा? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलेगी हमें। तो x को बेटा यहां पुट कर दो उठा के, तो हमने d बाई डी टी लिखा, और डिस्प्लेसमेंट को उठा के यहां पुट कर दिया हमने, ये टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 बेटा लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं बेटा। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बेटा कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1। जब डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n को, तो पावर सामने लाते हैं, पावर माइनस 1 करते हैं। यह फॉर्मूला है d बाई डी एक्स सी एक्स की पावर n बेटा। अगर फॉर्मूला है d बाई डी एक्स सी एक्स की पावर n बेटा, तो हम c कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में होता है एज इट इज लिखते हैं, याद करें बेटा। फिर जो जिसे ये हमने डिफरेंशिएट किया था, ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, पावर नीचे पावर माइनस 1। और अगर कहीं कांस्टेंट अकेला है d बाई डी एक्स ऑफ c, तो 0 हो जाएगा। अगर d बाई डी एक्स ऑफ c है तो 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट बदलता नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा जब वो अकेले होगा। वेरिएबल के साथ होगा तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे। अकेला होगा तो 0 हो जाएगा सर। तो इस बात को यहां लगाते हैं बेटा, आइए लगाते हैं, अप्लाई करते हैं बेटा। देखो पहले टी क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें ये लगेगा फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं? पावर नीचे ला रहे हैं, पावर माइनस 1 कर रहे हैं, तो 3 सामने आ गया और पावर माइनस 1 करो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, माइनस साइन ये वाला बेटा। ठीक, अब इसमें सर लगेगा ये वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट एज इट इज, पावर सामने, पावर माइनस 1। देखो ये 3 एज इट इज रहेगा, 2 सामने आएगा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सर। और पावर माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा? 1, मतलब t बचेगा। अच्छा यहां t है, इसको तो मैंने बार बार बताया हुआ बेटा है कि d बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा कितना होगा? 1। d बाई डी एक्स ऑफ x बेटा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे ही जब हम t को t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dt आएगा, वो हमेशा 1 होगा, 1 लिख दिया। 5 कांस्टेंट है, अकेला है, तो हमेशा 0 होगा। कितना आसान है बेटा, देखो अब आंसर निकाल लो। 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, ये बेटा हमारा वेलोसिटी आ गया, इसको बेटा इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमें वेलोसिटी निकालना था, निकल गया, टाइम के साथ निकल गया। टाइम अगर पता होगा तो वेलोसिटी पता हो जाएगा। वैसे टाइम के साथ हमें पता लगी वेलोसिटी कितनी है, लेकिन हमें वेलोसिटी तब निकालना है जब बेटा एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब हमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो चलो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूले ध्यान से रखना बेटा, बिल्कुल बढ़िया से, तभी सॉल्व हो पाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहले एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर वेलोसिटी दे रखा है तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आएगा। तो पता है हमको कि जब भी वेलोसिटी दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब वेलोसिटी को बेटा यहां पुट कर दो, तो ये d बाई डी टी बचा, और सोचो ये वेलोसिटी पुट कर दिया। पीछे देखें आप, ये वेलोसिटी बेटा लिखा है 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 याद रखना। अगले पेज पे आ रहे हैं बेटा हम लोग, यहां पे ये हमारे पास
अब आइए इसे डिफरेंशिएट कर दे बेटा, 3t², इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बेटा cx²n वाला आपको याद होगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, पावर डिफरेंशिएट होगी, पावर में 2 सामने आएगा, 2 3 जा 6 और पावर में -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। -6 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, डिफरेंशिएट नहीं करोगे 6 6 लिखोगे, एंड डिफरेंशियल ऑफ टी बेटा कितना हो जाएगा 1, बता रखा बार बार, तो 1 हो गया। प्लस 1 अकेला कांस्टेंट है, अकेला है तो उसका 0 होगा हमेशा, कांस्टेंट जब अकेला होगा उसका 0 हो जाएगा बेटा। तो कितना बचा, a बराबर ये 60 - 6, ये तो 0 हो गया बेटा। तो ये हमारा बेटा एक्सेलेरेशन आ गया टाइम के साथ। पूछता एक्सेलेरेशन टाइम के साथ कितना, तो पता लग गया। लेकिन अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या थी, वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलेरेशन 0 हो। तो पहले हमें एक्सेलेरेशन को 0 करना होगा। चलो भाई एक्सेलेरेशन को 0 करते हैं। एक्सेलेरेशन है 60 - 6, इसको हम 0 कर देते हैं। तो 60 - 6 इक्वल टू 0 होगा, तो 6 उधर ले जाओ, तो 60 कितना हो गया 6 6 6 कैंसिल, तो टी बेटा बताओ कितना आ गया 1 सेकेंड। तो पता चल गया 1 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। 1 सेकेंड वो टाइम है जब एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। एक्चुअली एग्जामिनर यही करवाना चाह रहा था आपसे, वो ये पूछना चाह रहा था बेसिकली वो टाइम कौन सा होगा जब एक्सेलेरेशन 0 हो और वेलोसिटी क्या हो। तो हमने एक्सेलेरेशन 0 करके टाइम निकाल लिया, ये वो टाइम है जब एक्सेलेरेशन 0 होगा, मतलब इसी टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि इसी टाइम पे एक्सेलेरेशन 0 है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी बेटा है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, एक्सेलेरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक्सेलेरेशन 0 करके टाइम निकाला 1 सेकेंड। अब इस वेलोसिटी में हम टाइम पुट कर देंगे। पहले इस वेलोसिटी को हमने अगले पेज लिख लिया, देख लें बेटा कितनी वेलोसिटी है, 3t² - 60 + 1। तो वेलोसिटी है 3t² - 60 + 1 बेटा, पीछे से देखा हमने, और 1 सेकेंड पे निकालेंगे हम इस वेलोसिटी को, क्योंकि 1 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन 0 है। चलो पुट करो, 3 t की वैल्यू 1 पुट करो, 1² - 6 t की वैल्यू 1 पुट करो +1 बेटा, सॉल्व कर लेंगे। ये 3 हो जाएगा और ये -6 है और ये 1 है, तो 1 + 3 4, -6 कितना बचा, -2 बचा। तो आंसर इज -2 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो हमने देखा बेटा ये प्रॉब्लम हमारा डिफरेंशिएशन से बेटा सॉल्व हुआ। कब करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बेटा हमें पता लग गया। अब इंटीग्रेशन कब करते हैं ये भी पता करते हैं, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन t² है, पार्टिकल का बेटा एक्सेलेरेशन t² है, हमें बताना है उसकी वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेरेशन दे रखा है, वेलोसिटी बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। पढ़ते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज a = t²। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो बताना है कि उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और एक्सेलेरेशन दे रखा है। तो सबसे पहला बेटा ख्याल ये आता है कि अगर हमें एक्सेलेरेशन दे रखा है और हमें वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे आसान क्या है, v = u + at लगा दो, लगा सकते हैं। आप याद करो बेटा, हमने इस पे बड़ा एम्फेसाइज किया था कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड हैं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। ये एक्सेलेरेशन t² है, टाइम हमेशा बदलता रहता है, टाइम वेरिएबल होता है, तो एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल होगा, और एक्सेलेरेशन जब वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशंस अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये ड्राइव ही मान के की गई थी कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। मींस ये इक्वेशन अभी अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल है। इस केस में वैसे एप्लीकेबल होगी जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा।
तो कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे कि हमने इन इक्वेशन को ड्राइव करते हुए करा था। आइए देखते हैं। डिस्प्लेस एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें वेलोसिटी निकालना, मान लो पहले बेटा। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन है dv बाई dt। निकालना क्या है? a निकालना है, v निकालना है? a तो दे रखा है, a तो दे रखा है बेटा। निकालना बेटा क्या? v। तो v को अकेले करना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, पहले a को उठा के यहां पुट कर दो, या मैं थोड़ा सा, एक मिनट, हमें v निकालना, तो v को अकेला बेटा करो। तो dv इक्वल टू a dt। dv इक्वल टू a dt। अब आपको v निकालना है, तो dv से v कब बनता है बेटा? जब उसे हम इंटीग्रेट करें। याद आ रहा है आपको बेटा? और इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो v आएगा वो a का इंटीग्रेशन होगा। तो अगर a दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। अगर v दे रखा होता तो पीछे हमने देखा कि v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। बहुत आसान सी बात है, बैठाओ दिमाग में। अगर v दे रखा होता तो v को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन यहां हमने देखा कि अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो तो उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा बेटा आपको। अब यहां देखो बेटा, हमारे पास में a बेटा कितना है? t स्क्वायर, dt, dv dv लिखा, ठीक है। यहां वेरिएबल बेटा कौन बताओ हमारा है? टाइम। तो टाइम की शुरुआत कहां से मानोगे? 0 से। और कहां तक? t तक मानोगे। अच्छा, वेलोसिटी बेटा शुरुआत कहां से लोगे? u से, क्योंकि यहां दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी बेटा इज u। तो अब u से लेंगे, कहां तक? v तक। 0 टाइम पे वेलोसिटी u है, टाइम की वेलोसिटी v है बेटा है। अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। बात समझ आई बेटा? अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो बहुत आसान है पहचानना कि कब हम डिफरेंशिएट करें, कब हम इंटीग्रेट करें। आगे देखो, इंटीग्रल डीवी बेटा कितना होगा? v। मुझे उम्मीद है आप इंटीग्रेशन समझना शुरू कर दिए होंगे बेटा। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं बिना फॉर्मूले लिखे, क्योंकि हमने बहुत बार फॉर्मूले लिखे हैं। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं इस बार। तो इंटीग्रल डीवी बेटा कितना हो जाएगा? v। लिमिट सेट करें बेटा u से v। अच्छा, इसमें लगेगा x की बार n वाला फॉर्मूला। n यहां कितना है? 2। तो हम जानते हैं x की बार n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यहां 2 + 1 = 3/3 हो जाएगा। लिमिट सेट करें 0 से t। चलो आगे सॉल्व करते हैं बेटा। आगे सॉल्व करते हैं। v को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट से, तो v हटा के v लिखो, माइनस v हटा के लोअर लिमिट u लिखो, इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, t हटा के पहले अपर लिमिट t लिखो, t³ माइनस t हटा के लोअर लिमिट 0 लिखो, ठीक है। ये u बेटा राइट जाएगा। अच्छा, यहां t³ माइनस 0³ कितना बचेगा? t³, ये 3 बचेगा। तो याद रखना बेटा, u राइट जाएगा, t³/3 बचेगा। तो हमारे पास में v बेटा कितना हो जाएगा? u प्लस t³/3। v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं आया, v इक्वल टू u प्लस t³/3 आया बेटा हमारे पास, क्योंकि अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। वैसे t आता लेकिन अभी t³ आ गया। अच्छा, अब वेलोसिटी आ गई। अब बेटा क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। हम जानते v कितना होता है? dx/dt। अब फिर सुनो यहां पे एक बार कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाउट है जो खत्म करो। अगर x दिया होता तो कहते x का जो डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ वो वेलोसिटी होगा, x का टाइम के साथ जो डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी होगा, अगर x दिया होता। लेकिन x तो नहीं दिया, हमें तो v दिया है। निकालना x है, तो x को अकेला करो। मैंने थोड़ा डिटेल में बेटा बताता हूं, थोड़ा फास्ट लिख दें, डिटेल में बताता हूं इसको।
v बेटा हमारा dx बाई dt है। हमें अगर x दिया होता तो x को डिफरेंशिएट करते टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलता, लेकिन हमें x नहीं दिया, हमें v दिया है। निकालना क्या है? x निकालना है, तो x को अकेले करो, तो यहां से बेटा ये dx हो जाएगा। dx बेटा कितना हो जाएगा? v dt। अब dx से x कैसे आएगा? dx से x कैसे बेटा आएगा? इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखो dx से तो इंटीग्रेशन हो गया x आ जाएगा, तो हम कहेंगे जो x है वो कैसे आएगा? v के इंटीग्रेशन से आएगा। तो अगर v दे रखा हो तो उसे आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये पहचानना बहुत आसान होगा, प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए कि हम इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें। चलो आगे चलते हैं बेटा। इंटीग्रेशन लगा बेटा लिमिट्स लगा देते हैं। अब ये बेटा डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, मान लो कहां से कहां? 0 से लेके बेटा s वेरी कर रहा है, लेट अज्यूम, ठीक है। यहां पर v बेटा कितना है हमारे पास? u प्लस टी क्यू बाई 3 है, u प्लस टी क्यू बाई 3 है हमारे पास, और dt ऑफ फोर्स dt आ गया। यहां टाइम वेरिएबल है, कहां से कहां बेटा? 0 से लेके t तक। डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल यहां पे 0 से लेके s तक। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड की बेटा बात करेंगे। इंटीग्रल dx बेटा कितना होगा? x आपको रट गया होगा, ब्रैकेट इज लिमिट 0 से s। x को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट से, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 बेटा कितना हो जाएगा? s। LHS बेटा सॉल्व हो गया। अब RHS पे आते हैं। यहां u प्लस समथिंग बेटा है, तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा हमने पीछे भी किया कि आप इसको एक वैल्यू पैरामीटर मारो इंटीग्रेशन के सिंबल को, और ये dt भी एक वैल्यू हो गई, तो दोनों को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो। पहले दोनों को u से मल्टीप्लाई करो, तो देखो बेटा ये u आ गया, ये सिंबल इसके साथ आ गया, और ये dt आ गया। फिर जो टी क्यू बाई 3 है उसके साथ भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये अंदर आ गया बेटा सिंबल, और ये dt इसके साथ में आ गया। इतना समझ आया बेटा? आगे चलो। अब u बेटा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। इंटीग्रल dt कितना होगा? t होगा। जैसे इंटीग्रल dx कितना होता है? x होता है, ऐसे इंटीग्रल dt कितना होगा? t होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 0 से t लगा दी। अच्छा, ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t की बार 3 में लगेगा x की बार n वाला फॉर्मूला। तो x स्क्वायर n क्या होता है बेटा? x स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। n यहां कितना है? 3, तो 3 प्लस 1 कितना? 4 बाई 4। स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 0 से t लगा दी। आगे चलते हैं। u एज इट इज, t रिप्लेस करो अपर लिमिट से, माइनस t रिप्लेस करो लोअर लिमिट से। अच्छा, प्लस साइन, ये 4 बाहर लाओ, 4 3 12 बेटा। इस t को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट से, t4, माइनस फिर t रिप्लेस करो बेटा लोअर लिमिट से, तो 0 4। आगे देखो बेटा, t माइनस 0 t, तो u इंटू टी। अच्छा, t4 माइनस 0 4, t4 हो जाएगा t4 बाई 12 बेटा। तो ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट की बेटा वैल्यू। इसी के साथ सर ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया बेटा। हमने देख लिया बेटा कि मोशन में हम कैलकुलस को कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा हमें आइडिया हो गया। अब जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अगले चैप्टर्स में कैलकुलस को अप्लाई करते रहेंगे जहां ज़रूरत है, बेवजह नहीं, जहां ज़रूरत पड़ेगी बेटा वहां अप्लाई करते रहेंगे बेटा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको और प्रैक्टिस होती जाएगी, तो और मज़ा असर इसमें आने लगेगा। इस वीडियो को सर आप पिछले वाले वीडियो को बेटा 4-5 बार देखना अच्छे से, जिससे मैथ्स का ये पोर्शन बेटा पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड लक।